Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus Digital Platform of Advanced Engineering Classes। शौर्य सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम आरसीसी के और कई सारे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेशन सीरीज लेके चल रहे हैं। आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स में आपको सिखाऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, आप अपने मेन जो शॉर्ट बुक है उसमें नोट करते हुए चलें। तो अगर आपको कांस्टेंट सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन के अलावा, तो एसी प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर मॉड्यूल, जहां से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। 3000 से भी अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेशंस की क्लासेस, साथ में 100 से अधिक टेस्ट की टेस्ट सीरीज, और ये जो दोनों हमारे पास लेक्चर मॉड्यूल हैं और प्रैक्टिस सेशन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप एंड में रिवाइज कर पाए। तो लैपटॉप पे देख सकते हैं इसी कोर्स को, साथ में ऑफलाइन डाउनलोड की फैसिलिटी अवेलेबल है, और कई सारे और भी अदर फीचर्स के साथ ये कोर्स 15 अक्टूबर से लॉन्च हो चुका है। इसमें करीब 50 नंबर ऑफ टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। 2 फुल लेंथ टेस्ट और आने वाले हैं, जिनको हम फ्री करने वाले हैं। वो कोई भी स्टूडेंट उनको जाके एक्सेस कर सकता है। 2 फुल लेंथ टेस्ट फ्री रहेंगे, फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स। एसी प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उन 2 फ्री टेस्ट को आप एक्सेस करें। तो ये कई सारे फीचर्स के साथ एक कोर्स है, जिसको आप एसी प्लस एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, सेशन में आगे बढ़ते हैं। आरसीसी का हमारा लेक्चर नंबर 9 टॉपिक है डिजाइन ऑफ कॉलम, और कॉलम पर हम यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी वॉल शेल नॉट एक्सीड। यहां पर क्वेश्चन कॉलम के साथ आरसी वॉल्स एंड आरसी कॉलम के ऊपर भी है, तो ये ध्यान रखें। आरसीसी वॉल फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट एज इट इज याद रखें। आरसीसी वॉल अगर बोला है, तो जो मैक्सिमम स्पेसिंग होगी वर्टिकल रेनफोर्समेंट के बीच की, इट शुड नॉट एक्सीड थिकनेस ऑफ वॉल 1.5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ वॉल, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर इज डी, 3 टाइम्स द थिकनेस ऑफ वॉल। जितना वॉल की थिकनेस है, उसके 3 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आप एज इट इज याद रखें, अपने नोटबुक में एंटर कर लें। आरसीसी वॉल के अंदर वर्टिकल रेनफोर्समेंट की दूरी थिकनेस ऑफ वॉल के 3 गुना से अधिक नहीं होना चाहिए, एंड नॉर इट शुड एक्सीड दी 450 mm। ठीक है, मतलब वो जो 3D और 300 mm हमारा स्लैब में होता है, ऐसे ही आरसीसी वॉल के अंदर होता है 3D और 450 mm, और इसको D की जगह हम 3T कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ दी वॉल। ठीक है, तो शुड नॉट बी मोर देन 3T और 450 mm, विच एवर इज लेस। नेक्स्ट इज लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम्स आर प्रोवाइडेड। लेटरल टाइज के कई सारे अलग अलग पर्पस हैं। एक तो लेटरल टाइज का पर्पस है टू अवॉइड बकलिंग ऑफ मेन बार, अवॉइड बकलिंग ऑफ मेन बार, मेन बार को बकल होने से रोकते हैं। ठीक है, इससे ये डक्टिलिटी भी इंश्योर करते हैं, डक्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और साथ में कन्फाइनमेंट बढ़ाते हैं, और साथ में ओवरऑल जो कॉलम है, जो ओवरऑल कॉलम है उसकी लोड कैपेसिटी को एनहेंस करने का काम भी करते हैं। ये इसके कई सारे अलग अलग पर्पस हैं, बट इसमें सबसे मेन जो पर्पस है वो है टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ मेन बार्स, मेन बार को पकड़ के रखना। सो बेंडिंग मोमेंट, शियर, बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार एंड बेंडिंग मोमेंट एंड शियर, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। सही आंसर है बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स। नेक्स्ट इज, देखिए पर्पस देख लीजिए, लेटरल टाइज आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द प्रीमेच्योर बकलिंग ऑफ इंडिविजुअल बार्स, टू कन्फाइन द कंक्रीट इन द कोर, कन्फाइन करने के लिए, बार्स की बकलिंग रोकने के लिए, डक्टिलिटी इंपार्ट करना, स्ट्रेन देना कॉलम की, तो वो बार्स को अपनी पोजीशन में रखते हैं, और इससे आपका थोड़ा बहुत शियर रेजिस्टेंस, कभी शियर फोर्स आ रहा है एक्सीडेंटल, अगर कॉलम में लेटरल फोर्सेस के कारण, विंड लोड, सिस्मिक लोड के कारण अगर लेटरल फोर्सेस आते हैं, शियर फोर्सेस, तो उनको भी प्रिवेंट करता है। पर सबसे मेन पर्पस क्या है? मेन बार को होल्ड करना। अगला है, इन एन एक्सियली लोडेड स्पाइरली रेनफोर्स शॉर्ट कॉलम द कंक्रीट इनसाइड द कोर इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, कंप्रेशन, बायएक्सियल कंप्रेशन, ट्रायएक्सियल कंप्रेशन, यूनिएक्सियल कंप्रेशन। देखिए, अगर हेलिकली रेनफोर्स्ड कॉलम है, तो यहां पर जो हमारे पास मेन बार होती हैं, उनमें हम स्पाइरल टाइज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जब ऊपर से यहां पर कन्फाइनमेंट है, यहां से कंप्रेसिव लोड है, और जो आपकी जो ये मेन बार, जो हेलिकल बार्स हैं,
ये आपके मेन बार को ऐसे साइड से भी कंप्रेस किए हुए हैं, मतलब ऊपर से तो कंप्रेशन है ही, इसको हम पी वाई बोल देते हैं, यहां से भी कंप्रेशन है, इसको पी एक्स बोल देते हैं, और ऐसे ऑल अराउंड बंधी हुई है तो आपका जेड डायरेक्शन से भी कंप्रेशन है, मतलब तीनों साइड से कन्फाइनमेंट आ गया। बीच का जो कोर पोर्शन है कंक्रीट का, तो हम उसको बोल सकते हैं ट्राइक्सल कंप्रेशन। मतलब हेलिकली रेनफोर्स्ड कॉलम जो होते हैं ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इनका सिस्मिक रेजिस्टेंस काफी अच्छा होता है, जो कि इनमें ट्राइक्सल कंप्रेशन आता है। तो आपसे कभी पूछ सकते हैं कि अर्थक्वेक लोडिंग कंडीशन के लिए हेलिकली रेनफोर्स्ड अच्छे हैं, और रीजन है क्योंकि ट्राइक्सल कंप्रेशन आ रहा है, तो दोनों सही हैं और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडिशनल मोमेंट कंसीडर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ स्लेंडर कॉलम सेंटर कंप्रेशन मेंबर इन ल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अगर दोनों डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ रहा है तो जो एडिशनल मोमेंट लिए जाते हैं एम एक्स और एम वाई, उसकी वैल्यू होती है पी यू इंटू डी इंटू एल एक्स अपॉन डी का होल स्क्वायर, और यहां पर आता है 2000, और एक और हमारे पास होता है पी यू इंटू बी इंटू एल एक्स अपॉन 2000 इंटू बी स्क्वायर। यह हमारे पास दो मोमेंट होते हैं, एक मोमेंट आपका डेप्थ की दिशा में और एक विड्थ की दिशा में। तो इसमें यहां पर एक हमारे पास एल एक्स है और एक हमारे पास यहां पर वैल्यू होती एल वाई। तो इसमें जब हम यहां पर इसको ओपन करेंगे तो एक डी से डी कट जाएगा और एक बी से बी कट जाएगा, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सही ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे तो डी स्क्वायर और ये डी तो कैंसल, और बी स्क्वायर और बी तो कैंसल। तो ये आप ध्यान रखना कि ये हमारा एम एक्स में मोमेंट होता है एडिशनल मोमेंट, और ये हमारा एडिशनल मोमेंट वाई में होता है। ठीक है, एक्स वाले में डी आता है, वाई वाले में बी आता है। तो ये आप ध्यान रखें, ये एडिशनल मोमेंट का फॉर्मूला है, तो या तो ये ऑप्शन में होगा या फिर इसको टिक करना। नेक्स्ट इज व्हाट इज, ये कोडल प्रोविजन है, जो कोडल प्रोविजन है 39.7.1 एडिशनल मोमेंट एम एक्स एंड एम वाई शेल बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला पी यू डी एल एक्स का स्क्वायर अपॉन 2000 डी होल स्क्वायर एंड एम ए वाई पी यू बी अपॉन 2000 एल ई वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर। Next is what is the minimum number of longitudinal bar in RCC column for circular cross section? मिनिमम नंबर ऑफ बार पूछा है तो मिनिमम बार 4 हैं और 6 हैं। अगर सर्कुलर कॉलम बोला है, अगर हेक्सागोनल कॉलम बोला है, अगर ऑक्टागोनल कॉलम बोला है तो 6 आंसर है, और अगर रेक्टेंगल कॉलम बोला है, स्क्वायर कॉलम बोला है तो 4 है। वहीं पर अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कॉलम है तो अर्थक्वेक की चांसेस हैं, तो फिर ये 6 है और यहां पर 8 आंसर है। अभी कुछ नहीं बोला है तो हम सर्कुलर के लिए कितना टिक करेंगे? फिर 6, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ स्क्वायर कॉलम सेक्शन ऑफ साइज 350 क्रॉस 350 इज रेनफोर्स्ड विद 4 बार्स। मेन बार क्या दे रखी है? 4 बार हैं 25 mm डाया, और आगे बोल रहा है साथ में 4 बार हैं 16 mm डाया, मतलब मेन बार दो अलग अलग डाया की हैं। ट्रांसवर्स स्टील जो हम प्रोवाइड करेंगे, लेटरल टाइज जो हम प्रोवाइड करेंगे, उसका डाया क्या लेंगे और उसका स्पेसिंग पूछ रखा है। तो डायामीटर ऑफ लेटरल और हेलिकल दोनों के लिए एक ही नियम है, और यह शुड नॉट बी लेस देन लॉन्गिट्यूडनल जो बार है बड़ी वाली जिसका डाया ज्यादा हो, अगर अलग अलग है तो बड़ी वाली मोटा वाला वायर डिवाइडेड बाय 4 और 6 mm। अब बड़ा कोने 25 और 16 में से 25 बटे 4, तो ये लगभग होता है 8.3। 8.3 और 6 में से जो बड़ा है वो कितना है हमारे पास? 8.3 के आसपास है। 25/4, ये 8.3 नहीं आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, नॉट 8.3। 4 6 तो 6 पॉइंट समथिंग, 6.2 मान लेते हैं। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 6.2। 6.2 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो 6.2 से अगला वायर क्या आएगा? 8 mm, तो ये हो जाएगा 8 mm। मतलब या तो ये आंसर होगा या तो ये। अब स्पेसिंग निकालना है। स्पेसिंग का जो नियम होता है लेटरल का, वो होता है शुड नॉट बी मोर देन डाया मेन बार
जो भी पतला वाला हो लेसर इंटू 16, 48 इंटू डाया लेटरल, लेटरल वाले का डाया 300 mm और LLD लीस्ट सेटल डायमेंशन विच एवर इज लेस। तो जब स्पेसिंग की बात है तो अगर मेन बार दो अलग अलग डाया की दी गई है तो छोटा वाला वहां लेंगे, क्योंकि स्पेसिंग जितना कम उतना अच्छा। तो यहां पर 16 आएगा और 16 इंटू 16 256 होता है। लेटरल का डाया 8 होगा, 48 इंटू 8 लगभग ये हमारे पास बनेगा 64 और तो ये कुछ 384 बनेगा, ये 300 है। LLD हमारे पास 350 है। तो सही आंसर क्या है इसमें? छोटा कौन सा है? 256। तो स्पेसिंग 256 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं? 250 mm सेंटर टू सेंटर। तो सही आंसर बनेगा हमारे पास सी आंसर, 300 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो डाया का फॉर्मूला है मोटा वाला मेन बार, मतलब लार्जर मेन बार डाया बाय 4, और यहां है लेसर मेन बार डाया अपॉन इंटू 16। Next question is an axially loaded column is of 3 by 300 by 300 mm size. इफेक्टिव लेंथ है 3 मीटर। मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? देखो ई मिनिमम जो LSM ने बोला उसका फॉर्मूला है शुड नॉट बी लेस देन अनसपोर्टेड लेंथ बाय 500 प्लस LLD बाय 30 और 20 mm विच एवर इज मोर। अब अनसपोर्टेड लेंथ तो दिया नहीं, जो लेंथ दी है वो रख देंगे। तो लेंथ दी है 3000 mm में रखते हैं अपॉन 500। LLD कितना दिया है? LLD बोला है 300, तो 300 बाय 30, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 6, तो 16 और 20 में से बड़ा कौन है? 20। तो जो ई मिनिमम है उसका आंसर कितना हो जाएगा? 20 mm। इन दोनों में से जो आंसर आएगा उसका बड़ा वाला लेंगे, तो 20 आंसर हो गया। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। 16 नहीं हो सकता क्योंकि 16 छोटा है। तो LLD अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस LLD बाय 30 और 20 mm विच एवर इज मोर। नेक्स्ट इज RC कॉलम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 400 by 400 mm स्क्वायर हैज इट्स कॉलम लोड मूवमेंट इंटरेक्शन डायग्राम। ऐसा इंटरेक्शन डायग्राम हमें दे रखा है लीनियर, जबकि होता कर्वी लीनियर है पर होता इसी नेचर का है, दे रखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम यूनिएक्सियल इसेंट्रिसिटी एट विच अ फैक्टर्ड लोड PU 640। इतना फैक्टर्ड लोड लग रहा है, सेफली लगा सकते हैं। FC के 20 मेगापास्कल लेना है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो आप PU अपॉन FC के BD निकालो। PU हमारे पास कितना है? ये दे रखा है 640 किलो न्यूटन, ठीक है, 10 टू दी पावर 3 न्यूटन। अपॉन में FC के लेते हैं 20 मेगापास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर। B कितना है? विड्थ है 400 और डेप्थ भी हम मान लेंगे 400 क्योंकि स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है इसका। इसको एक बार सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है? देखो ये 4 जीरो से तो ये 4 जीरो खत्म हो गए और यहां पर 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो PU अपॉन FC के B इंटू D। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.2, ठीक है। अब PU अपॉन FC के BD की वैल्यू आई 0.2, तो 0.2 के करस्पॉन्डिंग हमारा जो इंटरेक्शन डायग्राम है वो ऐसा दे रखा है। तो इसमें जहां PU अपॉन FC के BD 0.2 वाला जहां इससे कॉन्साइड कर रहा है ग्राफ पे वो ये पॉइंट है। इसके करस्पॉन्डिंग MU अपॉन FC के BD स्क्वायर कितना दे रखा है? MU अपॉन FC के BD स्क्वायर हमें दे रखा है यहां पर 0.3।
हमें क्या निकालना है? मोमेंट निकालना है, मोमेंट निकालना है, मतलब इसेंट्रिसिटी निकालना है, कितना मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं। तो देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी जो होता है वो mu अपॉन पीयू होता है। अब हम एक काम करें, mu अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर में हम डिवाइड कर दें पीयू अपॉन एफ सी के बी डी, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो क्या कि आपने ये एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर निकाल लिया, इसको इधर भेज दें पूरा एफ सी के बी डी स्क्वायर, एम यू आ जाएगा, और एम यू में पी यू का डिवाइड कर देना 640 का, तो इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हम ऐसे सॉल्व करेंगे, तो एफ सी के कैंसल, बी से बी कैंसल, डी से ये डी कैंसल, इसकी जो वैल्यू थी वो आई 0.3, इसकी जो वैल्यू थी वो आई 0.2, ठीक है। और यहां पर हमारे पास टर्म क्या बनी, एक तो एम यू आ गया अपॉन पी यू बचा, और एक नीचे डी और यहां पे बच गया, डेप्थ इज इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5, और यहां पर जो एम यू अपॉन पी यू होता है वही हमारा मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी होता है, तो 1.5 इंटू 400, तो कितना आ जाएगा 15 4 16, मतलब 600 mm के आसपास आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी सी विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब जब भी ऐसा इंटरेक्शन कर्व बोला जाए, पीयू दिया जाए, तो आप पहले पीयू अपॉन एफ सी के बी डी निकाल लो और उससे एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर निकाल लो, दोनों का डिवाइड करो, डेप्थ या साइज का मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे आपका क्या आ जाएगा, वहां पर मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आपने पीयू निकाल लिया, एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर फिगर से निकाल लिया, एफ सी के बी डी स्क्वायर को वहां पे जो उससे एम यू आएगा 384, और 384 में आप डिवाइड करें 640 जो पीयू दे रखा है, उससे भी आपका वही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द लोड एक्टिंग ऑन द कॉमनली कन्वेंशनल साइज्ड आरसी कॉलम इंक्रीजेस कंटिन्यूसली फ्रॉम 0 टू हायर मैग्नीट्यूड, अगर हम लोड लगाते जा रहे हो, लोड बढ़ते जा रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड है यूनिएक्सियल अल्टीमेट मोमेंट जो कॉलम पे अलाउ करेंगे उसमें क्या होगा। देखो जब भी यूनिएक्सियल बेंडिंग या बायएक्सियल बेंडिंग होती है तो ऐसे केस में इंटरेक्शन कर्व यूज किया जाता है। इंटरेक्शन कर्व अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। इंटरेक्शन कर्व का जो पैटर्न होता है वो इस प्रकार से होता है, इधर क्या होता है, इधर होता है एम यू के अपॉन में एफ सी के बी डी स्क्वायर, और इधर कितना होता है पी यू के अपॉन में एफ सी के बी डी। अब क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब जीरो से हायर हायर जाएंगे, तो जो मोमेंट कैपेसिटी है वो क्या हो रही है, मोमेंट कैपेसिटी पहले आपकी बढ़ रही है, ऐसे जा रहे हो तो मोमेंट कैपेसिटी पहले बढ़ रही है, और फिर यहां मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर वापस से डिक्रीज होना चालू हो गई। मतलब पहले इंक्रीज हुई, पहले बढ़ी, फिर डिक्रीज होना चालू, फिर आप रिटर्न आ गए इस तरह से। तो हम बोलेंगे इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ लेटरल टाइज। हम डिस्कस कर चुके हैं लेटरल टाइज का पर्पस। पहला पर्पस है मेन बार को होल्ड करना, पहला पर्पस सबसे मेन। दूसरा, फिर उसके बाद कंप्रेशन देना, क्वांटिटी को ट्राइएक्सियल कंप्रेशन देना। तीसरा पर्पस डक्टिलिटी। चौथा पर्पस अगर एक्सीडेंटल शियर आ रहे हैं लेटरल फोर्सेस तो उसमें हेल्प करना, ठीक। तो इसका और कॉलम की लोड कैपेसिटी बढ़ाना, ये भी एक पर्पस है। बट सबसे मेन पर्पस क्या है, मेन बार की बकलिंग को रोकना, जो डी ऑप्शन है, तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ए भी सही है, गलत नहीं है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा मेन प्रायोरिटी वाला ऑप्शन ये होता है। सबसे पहले वो मेन बार जब हम बांधेंगे तो उसको बांधने में काम आती है, उसको एक जगह पे होल्ड करती है ताकि हम ढंग से कॉन्क्रीटिंग कर पाए। उनकी बकलिंग को रोकेगी, मेन बार अच्छा काम करेगी, तो ओवरऑल कॉलम की लोड कैपेसिटी बढ़ेगी। वो एडिशनल इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। बट मेन पर्पस है मेन बार की बकलिंग को रोकना, लेटरल कन्फाइनमेंट लाना, डक्टिलिटी इंपार्ट करना, और अगर लेटरल फोर्सेस से कारण शियर आ रहा है, शियर ड्यू टू लेटरल फोर्सेस। लेटरल फोर्सेस का मतलब है विंड लोड या सिस्मिक लोड, तो उसको भी चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456 मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर शॉर्ट कॉन्क्रीट कॉलम, मैं आपको बता दूं लैम्डा जो हम आरसीसी में यूज करते हैं वो होता है इफेक्टिव लेंथ के अपॉन में LLD।
अब ये ध्यान रखना, अगर लैम्डा की वैल्यू 0 से ज्यादा है बट 3 से कम है या बराबर है, लैम्डा की वैल्यू 3 से ज्यादा है बट 12 से कम है या बराबर है, और लैम्डा की वैल्यू 12 से भी ज्यादा है। जब लैम्डा की वैल्यू 3 से कम है या बराबर है तो उसको बोलते हैं पेडेस्टल। अगर लैम्डा की वैल्यू 3 से 12 के बीच में और 12 के बराबर है तो ऐसे को बोलते हैं शॉर्ट कॉलम, और 12 से भी ज्यादा है तो लॉन्ग कॉलम। मतलब बराबर भी शॉर्ट में आएगा, ध्यान रखना, मेन ये कंफ्यूज कर सकते हैं। अभी क्या बोला है, शॉर्ट कॉलम कब होगा, जब आपका लेस देन 12 हो। यहां पे लेस देन इक्वल टू 12 नहीं है, वो होता तो वो और भी करेक्ट होता। तो इक्वल टू 12 हुआ तब भी शॉर्ट होता, ये ध्यान रखना। 12 से ज्यादा होने पे लॉन्ग है। सो इफ इट इज ग्रेटर देन 12, अगर जो रेशो है 12 से कम है तो शॉर्ट है, 12 के बराबर भी शॉर्ट है, 12 से अधिक होने पे लॉन्ग कॉलम है। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो 60, मैक्सिमम कितना है 60, ये भी ध्यान रखना। मैक्सिमम जो जा सकता है वो 60 तक है आरसीसी में। अगर बिकॉज इट्स सच हाई स्लेंडरनेस रेशियो, either the length of the column would be very high or its LLD would be very less, so elastic buckling failure may occur। अगर बहुत ज्यादा ही मतलब 60 से भी ज्यादा लेमडा हुआ तो उसमें इलास्टिक बकलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द आरसी कॉलम कंटिन्यूइंग थ्रू 2 स्टोरीज प्रॉपरली रिस्टेंडेड बोथ एंड इन पोजीशन एंड डायरेक्शन। मतलब पोजीशन मतलब ट्रांसलेशन, और डायरेक्शन मतलब रोटेशन, दोनों चीजों में कन्फाइंड है। मतलब ऐसा कॉलम जो दोनों एंड से फिक्स्ड है, तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास होता है वो बोथ एंड फिक्स कंडीशन के लिए कितना होता है, 0.65 है। ये रिकमेंडेड है, और थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी होती है इस केस में, वो होती है 0.5 L। अब हम पहले आईएस कोड के अकॉर्डिंग देंगे आंसर, आरसीसी का है तो 0.65 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर हम थ्योरेटिकल पे जाएंगे तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि 0.65 ऑप्शन में नहीं है ना। अगर एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड हिंज्ड है तो इसमें आंसर होता है 0.8 L, और अगर दोनों एंड हिंज्ड हैं तो ऐसे केस में आंसर होता है L। इसमें यह भी बता दूं, अगर एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा एंड पार्शियली रिस्ट्रेंड ट्रांसलेशन में पर रोटेट नहीं होगा तो ऐसे केस में है 1.2 L। अगर एक एंड फिक्स्ड है, दूसरा एंड पार्शियली ट्रांसलेट कर सकता है, पार्शियली रोटेट भी कर सकता है, तो है 1.5 L। अगर एक एंड आपका यहां से हिंज्ड है और एक एंड पार्शियली ट्रांसलेट करेगा बट रोटेट नहीं करेगा तो है 2L, और एक एंड फ्री है और एक एंड फिक्स्ड है तो भी 2L है। मतलब शिफ्ट होगा बट घूमेगा नहीं तो 1.2, शिफ्ट होगा और घूमेगा 1.5। ये हिंज्ड है और ये शिफ्ट होगा बट रोटेट नहीं करेगा तो 2L, फ्री है और फिक्स्ड है तो 2L, दोनों हिंज्ड हैं तो L, एक हिंज्ड एक फिक्स्ड है तो 0.8, दोनों फिक्स्ड है तो 0.65। ऑप्शन में नहीं था तो मजबूरी में 0.5 टिक करना है, अदरवाइज ऑप्शन तो 0.65 है। सो हो सकता है यहां पे कुछ मतलब मिस टाइपिंग हो गया हो, पर क्वेश्चन ही ऐसा था एग्जाम में। सही आंसर है 0.5 L। नेक्स्ट इज a reinforced concrete column of size BD is carrying an axial load P and a bending moment M about an axis parallel to its width. The magnitude of the bending moment is such that neutral axis lies outside the section. एक कॉलम है, उसका हमारे पास सेक्शन है, ये कॉलम का विड्थ हो गया एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ द कॉलम। अब कॉलम पे क्या है, उस पे एक तो एक्सियल लोड भी आ रहा है और एक्सिस जो विड्थ के पैरेलल है, मतलब एक्सिस जो विड्थ के पैरेलल है उसमें मोमेंट भी आ रहा है, मतलब इट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट। और ऐसा है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेक्शन के बाहर लाई कर रही है, ठीक है। मतलब न्यूट्रल, अगर इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाए तो न्यूट्रल एक्सिस हमें नहीं पता, कहीं बाहर लाई कर रही है।
तो जहां न्यूट्रल एक्सिस होती है वहीं पर बेंडिंग स्ट्रेन 0 होता है। ठीक है, आपको पता होगा हमने आरसीसी कॉलम के अंदर पढ़ा है एलएसएम कोडल प्रोविजन, अगर सिर्फ प्योर एक्सियल लोड है तो पूरा यूनिफॉर्म स्ट्रेन आता है 0.002 का, बट अगर बेंडिंग भी है तो डायग्राम आपका अलग बनता है, ट्रेपेजॉइडल डायग्राम बनता है। तो यहां भी कुछ स्ट्रेन होगा और यहां भी कुछ स्ट्रेन होगा, और ये स्ट्रेन एलसी कहलाता है और ये स्ट्रेन एचसी कहलाता है, ये हाईली कंप्रेस्ड फाइबर कहलाता है। ठीक, और अगर प्योर कंप्रेशन आता तो ये वैल्यू ऐसी कुछ होती 0.002, बट ये ऐसा कुछ आ रहा है तो ये रोटेट करेगा, जिस पॉइंट के अबाउट करता है उस पॉइंट को यहां पे फलक्रम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ओवर विच एक्सटेंट ऑफ द डेप्थ फ्रॉम द हाईली कंप्रेस्ड फाइबर, जो हाईली कंप्रेस्ड फाइबर है माने ये, उससे कितनी दूर तक कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगा उसकी कांस्टेंट वैल्यू होगी 0.45 एफसीके वाली। इसमें हमें बीम के कॉन्सेप्ट लगाने हैं। यहां से देखेंगे तो अगर मान लो ये स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 है और कहीं पर जो वैल्यू है वो 0.0035 है, तो आपको यह पता है कि जब कंक्रीट के अंदर स्ट्रेन 0.002 से 0.0035 के बीच में होता है तो उसमें जो हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू आती है वो 0.45 एफसीके होता है, राइट। जितने में आपका 0.002 से 0.003 के बीच में बेंडिंग स्ट्रेस कांस्टेंट होता है, तो वो पूछ रहा है कितनी दूर तक कांस्टेंट होता है, तो उतनी दूर तक कांस्टेंट होगा जहां 0.002 मिलेगा। तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है। अब आपको ये भी पता है, हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो डिस्टेंस होती है कितनी होती है, ये डिस्टेंस हमने बीम के अंदर पढ़ी है, ये 3/7 डेप्थ के बराबर होता है। वो पूरी डेप्थ हम एक्स यू मानते हैं न्यूट्रल एक्सिस की, तो यहां पर ये डेप्थ कितनी है हमारे पास, कैपिटल डी। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3/7 डी। तो इसको, ये क्वेश्चन है कॉलम पर इसको बीम के अकॉर्डिंग आपको समझ से करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि जब भी न्यूट्रल एक्सिस अगर प्योर कंप्रेशन है तो पूरे में यूनिफॉर्म स्ट्रेन आता है 0.002 का, बट अगर बेंडिंग भी आ रहा है साथ में तो न्यूट्रल एक्सिस बाहर कहीं लाई करेगी, और जब बाहर लाई करेगी तो जहां तक आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेस होगा वो दूरी 3/7 डी बनेगी, और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये 4/7 डी बनती है। तो सही आंसर हमारे पास यहां पे कितना होगा, 3/7 डी। Next is, which one of the following represent ratio of volume of helical reinforcement to the volume of core? जो वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर का फॉर्मूला होता है, ये होता है 0.36 AG अपॉन AC -1 इंटू FCK अपॉन FY। ये फॉर्मूला किस लिए काम आता है, स्पाइरल टाइज जो होते हैं उनका पिच निकालने के लिए फॉर्मूला काम आता है। इसमें VH क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल वायर पर मीटर लेंथ, और VC है वॉल्यूम ऑफ कोर पर मीटर लेंथ। मतलब VC का फॉर्मूला होगा 1000 इंटू AC π/4 DC स्क्वायर, और VH का फॉर्मूला होगा 1000 अपॉन पिच इंटू पाई इंटू DH इंटू π/4 इंटू डाया ऑफ हेलिकल वायर स्टायरअप जो भी है स्पाइरल टाइज का होल स्क्वायर। सो ये VH है, ये VC है, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल वायर पर मीटर लेंथ, वॉल्यूम ऑफ कोर पर मीटर लेंथ। AG है ग्रॉस एरिया π/4 DG स्क्वायर, AC है कोर एरिया π/4 DC स्क्वायर, और ये WSM दोनों LSM दोनों के लिए वैलिड है। तो सही आंसर हमारे पास होगा ए आंसर। नेक्स्ट इज, अ वॉल कैरीज एन एक्सियल लोड 12 किलो न्यूटन मीटर and also an eccentric load of 27 kilonewton per meter at 72 mm from the central axis of the wall। देखो हमारे पास एक वॉल है, ये वॉल की सेंटर एक्सिस हमने वॉल ली, ये वॉल हो गई। अब वॉल पे क्या कर रहा है, हमने एक वॉल कैरीज एन एक्सियल लोड, वॉल पे कोई स्लैब या बीम रेस्ट कर रही है, और जरूरी नहीं कि स्लैब और बीम एकदम बीचों बीच आए, थोड़ा इसेंट्रिसिटी रहती है उसमें। तो वॉल पे एक तो एक्सियल लोड लग रहा है, तो ये हमने मान लिया एक्सियल लोड कितना लग रहा है 12 किलो न्यूटन पर मीटर।
आगे बोला है और एक इसेंट्रिक लोड लग रहा है 27, मतलब एक कोई इसेंट्रिक लोड है, कोई ऐसी स्लैब वगैरह कुछ आ रही होगी, उसका जो लोड है वो लग रहा है, ये P1 हो गया, ये लग रहा है P2, 27 किलो न्यूटन पर मीटर, और इसकी जो दूरी है वो है यहां पर 72 mm, 72 की दूरी पे लग रहा है फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वॉल। P1 तो वही लग रहा है क्योंकि वो एक्सियल लोड बोल रखा है, तो मतलब सेंटर पे। इक्विवेलेंट इसेंट्रिसिटी क्या बनेगी? इक्विवेलेंट का मतलब बच्चों ये होगा कि जहां से आपका इसका सिस्टम का रिजल्टेंट लोड पास हो, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या बनेगी? ई डैश। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं, कॉमन सेंस मैकेनिक्स वेरिग्नॉन थ्योरम लगा सकते हैं। मतलब रिजल्टेंट लोड इनटू ई डैश बराबर P2 इंटू E2 प्लस P1 इंटू उसकी दूरी कितनी है? 0। P1 तो वहीं से पास हो रहा है, हमें ई डैश निकालना है, तो P2 कितना है? 27 इंटू 72, तो इसको हम मीटर में करेंगे तो 0.072 अपॉन में, क्योंकि किलो न्यूटन मीटर में है वो पूरा, ठीक है। और एक काम करते हैं, उसको mm में रख देते हैं, तो हमारा ये आंसर भी mm में आ जाएगा। इसको भी mm में रखते हैं, 72 अपॉन जो रिजल्टेंट है वो हो जाएगा P1 प्लस P2, तो 27 प्लस 12 मतलब 39। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ रहा है? 27 49.84, मतलब नियर अबाउट आप मान सकते हैं 50 mm विल बी द आंसर होगा। तो 50 mm डी विल बी द करेक्ट आंसर। आप समझ रहे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज थोड़ी सी उन्होंने ऐसी घुमा रखी है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आप ये अप्रोच इसमें ले सकते हैं। अगला हमारे पास है शेयर वॉल ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड 3 मीटर हाई। एक वॉल है जिसकी हाइट हमें दे रखी है कितनी? 3 मीटर, लंबाई कितनी है? 5 मीटर, हैज टू रेजिस्ट द फोर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल अर्थक्वेक इन इट्स प्लेन। उसके प्लेन में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है, अर्थक्वेक फोर्स आ रहा है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है इसे हम कट करेंगे। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस बताओ वॉल सेक्शन का। वॉल सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं इसका। क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो क्या दिखेगा? इसको अगर देखें तो ये तो हमारे पास थिकनेस होगी कितनी है? 250 mm, और ये हमारे पास कितना होगा? लेंथ 5 मीटर, ठीक है, मतलब 5000 mm। इसका सेक्शन मॉड्यूलस इन प्लेन, ठीक है, मतलब ये वाला। इसमें ये जो है, ये जो इसमें फोर्स आएगा ये ऐसा वाला नहीं आएगा, इसमें जो फोर्स आएगा वो आपका इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, उसी के प्लेन में, वो जो सेक्शन है उसके प्लेन में आएगा। और उसके सेक्शन में अगर आएगा मतलब तो हमारा ये सेक्शन मॉड्यूलस हमें निकालना पड़ेगा इस एक्सिस का। तो इसका अगर सेक्शन मॉड्यूलस निकालना हो तो हमने सोम के अंदर पढ़ा है, जिसको काटा उसी का स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा? बी डी स्क्वायर बाय 6। विड्थ कितनी हो जाएगी? 250, और डेप्थ कितना हो जाएगा? 5000, और का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इंटू 5000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, 1041.66, ये आ रहा है 1041.66 10 टू दी पावर 6 mm क्यूब, है ना। सेक्शन मॉड्यूलस की यूनिट mm क्यूब होती है। तो ऑप्शन है 10.41 10 टू दी पावर 8, ठीक है, बी से मैच हो रहा है। मतलब इन प्लेन अगर बोला तो ये वाली एक्सिस, आउट प्लेन बोला तो फिर ये एक्सिस आएगी। तो फिर 5000 इंटू 250 का स्क्वायर अपॉन 6 होगा।
उसी के प्लेन में बोला है, यहां पे इन्होंने वर्ड यूज करा इन इट्स प्लेन। आउट प्लेन बोला होता तो वो सेक्शन के बाहर वाले प्लेन से, अभी उसी प्लेन में बोला है तो ये वाली एक्सिस का हमें सेक्शन मॉड्यूलस निकालना है। नेक्स्ट इज अ सर्टेन आरसी शॉर्ट कॉलम with 300 mm square cross section is made of M20 grade concrete and has 4 number 20 mm diameter bar, longitudinal bar of Fe 415 grade steel। ठीक है, तो ASC कितना हो गया 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाता है ये देख लेते हैं, 1256.63। आगे ये 415 दे रखा है। इट इज अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड, एक्सियल लोड दे रखा है, प्योरली एक्सियल बोल दिया है। इग्नोरिंग द रिडक्शन इन द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट ड्यू टू स्टील, मतलब कि ग्रॉस एरिया यहां पर कितना है हमारे पास 300 बाय 300 का कॉलम है, तो 300 इंटू 300 तो ग्रॉस एरिया होगा, और कॉन्क्रीट का जो है वो भी हमें ग्रॉस ही मानना है, क्योंकि स्टील की प्रेजेंस से जो रिडक्शन होगा कॉन्क्रीट कुछ कम होगा वो नहीं मानना है। तो ये 9 इंटू 10⁴ हो गया। आगे बोल रहे हैं अल्टीमेट लोड कैपेसिटी बताओ। अब देखो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी के दो फॉर्मूले हैं, एक तो हमारे पास PUZ है और इसका फॉर्मूला है 0.45 FCK AC प्लस 0.75 FY ASC, और एक और जो फॉर्मूला है वो इसका 10% डिक्रीज, इसका 10% कम करने के बाद है, और वो डिजाइनिंग फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला बनता है 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब डिजाइनिंग की बात हो, और ये तब यूज करना है जब हम पहले से बोल दिया एक्सियल, चूंकि बोल दिया तो हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो PUZ का फॉर्मूला क्या बनेगा 0.45 FCK M20 है इंटू AC 9 इंटू 10⁴ है, 0.75 FY है 415 और इंटू AC है 1256.63। इसको सॉल्व करो, अब आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आएगी लगभग 1190 के आसपास किलो न्यूटन, जो कि किससे मैच हो रहा है 1198, मतलब B विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, ये आ रहा है लगभग 1201 1201 कुछ आंसर आएगा 1201 मतलब वही 1100 1201 आ रहा है, मतलब 1200, तो ये 1200 ही है, तो B विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज a RCC column of length 4 meter is rigidly connected to the slab and the foundation। एक कॉलम है जो ऊपर स्लैब में और नीचे फाउंडेशन में रिजिडली कनेक्टेड है, मतलब बोथ एंड फिक्स्ड है। पूरी लंबाई है 4 मीटर, तो इफेक्टिव लेंथ इस केस में होती है 0.65 इंटू 4000। कितना हो रहा है 0.65 इंटू 4000, दिस विल बी 2600। आगे क्या पूछ रहा है आपका B, मतलब B और ये स्क्वायर कॉलम है। कॉलम विल बिहेव एज लॉन्ग शॉर्ट इंटरमीडिएट लिंकेज, कैसा बिहेव करेगा वो कॉलम। तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ के अपॉन में LLD, ये RCC के अंदर फॉर्मूला है। ये हो गया 2600 अपॉन में आ गया 400, 4 6 24.2 बचेगा, 4 5 20 6.5। चूंकि LLD 6.5 है और 12 से कम है या बराबर है, तो ये शॉर्ट कॉलम की कंडीशन होती है। 12 से ज्यादा होता तो लॉन्ग बोलते हैं, और 3 से कम या बराबर होता तो पेडिस्टल बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट सर्कुलर कॉलम ऑफ 300 mm डायमीटर with 1% helical reinforcement of Fe 415 grade steel and concrete of M20 grade। फिर हमसे अल्टीमेट लोड कैपेसिटी पूछी है, बट कहीं पर भी एक्सियल वर्ड नहीं बोला है,
और शॉर्ट कॉलम मानकर बोला है। जब शॉर्ट कॉलम बोलते हैं हम डिजाइनिंग फॉर्मूला यूज करते हैं जो 10% माइनस करके आता है। 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY ASC। अगर आपसे अल्टीमेट लोड पूछे, मैक्सिमम अल्टीमेट बोले, एक्सेल वर्ड घुसा दे क्वेश्चन में, तो फिर 0.45 और 0.75। पर अगर कुछ नहीं बोला है, डिजाइनिंग वर्ड बोला, अल्टीमेट बताओ, शॉर्ट बताओ, एक्सेल वर्ड नहीं है, प्योर कॉन्सेंट्रिक वर्ड नहीं है, तो फिर 10% रिडक्शन वाला फॉर्मूला यूज करना है। 0.4 FC के कितना है 20। अब यहां पर जो ग्रॉस एरिया है, कॉलम सर्क्यूलर है, तो ग्रॉस एरिया हमारे पास कितना होगा, π/4 इंटू 300 का स्क्वायर। अब तो कॉन्क्रीट का कितना होगा, अगर 1% रेनफोर्समेंट है मतलब 99%, मतलब 0.99, और स्टील का एरिया कितना होगा 0.1%, मतलब 0.01 AG। तो रख देते हैं यहां पर, ये हो जाएगा हमारे पास 0.99 इंटू AG प्लस 0.67 FY हमारे पास है 415 इंटू 0.01 इंटू AG कॉमन निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी 0.4 इंटू 20 इंटू 0.99 0.67 इंटू 415 इंटू 0.01, और AG का हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.78 इंटू 300, दिस विल बी 751.17 751.17 किलो न्यूटन। दिस विल बी दी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। 751 इससे मैच हो रहा है, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक, अगर आप सोचेंगे शायद ये फॉर्मूला, ये 751 है, अच्छा इसमें एक थोड़ा सा यहां मिस्टेक मैंने कर दिया है, हेलिकल है तो हम एक कॉन्सेप्ट बस यहां पे मिस हो गया, इसमें 5% और बढ़ाया जाता है तो 1.05 का भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिस्टेक आप वहां ना करें, ये ध्यान रखें। तो 751 नहीं आंसर होगा, 1.05 5% बढ़ाते हैं हेलिकल वाले में, तो फिर आंसर ये आएगा 794। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी 794 किलो न्यूटन। हेलिकल वर्ड बोला है इसलिए 1.05 भी किया जाएगा। सो ये थे बच्चों हमारे पास यहां पर 20 क्वेश्चंस हमारे 9th सेशन के। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर जहां पर अब कॉलम के कुछ क्वेश्चन या फुटिंग के मेनली क्वेश्चन और प्री स्ट्रेसिंग, तो 2 सेशन और हम लेंगे, एक फुटिंग पर और एक प्री स्ट्रेसिंग पर। सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में इसका PDF आपको AEC+ ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल पे मिलेगा। इसका लिंक टेलीग्राम के, इसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सो उसको ज्वाइन करें, PDF से आप रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे अगले शानदार सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।